हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी जनाब ब्रिज मोहन साहब। मेरे ख्याल से इनकी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने टीवी पे इनको देखा होगा जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ अपनी अलगार को, जंग को लड़ते हुए। तो हम बात करते हैं ब्रिज मोहन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुंसिफ टीवी। ब्रिज मोहन साहब, अभी इलेक्शन बिल्कुल अब करीब है, कुछ ही दिन बाकी हैं। तो खैर टीवी पे तो आप लड़ते हैं, लोगों से जवाब देते हैं। अब पब्लिक को ये बताइए कि क्या स्ट्रेटजी है बीजेपी के सपोर्ट्स के बारे, जो वोट्स हैं या जो एक खेमा जो बीजेपी के सपोर्ट का है, उसको किस तरह से आप अपने तरफ लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, बीजेपी के सपोर्ट में जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए ज़्यादा कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है कि उनके वोटों को वो अपने गठबंधन के साथियों को दिलवाएं। और जहाँ तक बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी जो नेता हैं, जो ज़मीन पे भी काम करते हैं, जनता के बीच में भी काम करते हैं, वो सारे लोग सालों से लोगों के बीच में हैं। और वहाँ उनकी जो छवि है वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की छवि है। धर्मनिरपेक्ष एक नेता के रूप में उनको पहचाना जाता है। और उन्होंने अपने कार्य के दौरान कभी भी इस बात का फ़र्क नहीं किया कि कोई आदमी किस धर्म का है या किस विचारधारा को मानता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक वोटर हैं या जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनका कोई परहेज हम लोगों से है। क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यदि हमारे खिलाफ खड़ी होती तो निश्चित रूप से वो वोट उनको जाता। पर चूँकि वहाँ पर हम लोग गठबंधन में हैं और हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, तो हमारे जो नेताओं का उनसे संपर्क है, उसका लाभ हमारे उम्मीदवारों को पक्के तौर से मिलेगा, मिल रहा है, और उनका समर्थन भी हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ब्रिज मोहन साहब, आपको नहीं लगता कि जो मुखालिफ खेमा था एक, जो पहले एनसीपी के पास और अजीत पवार के पास भी था, उसको पकड़ने के, उसको लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या लगता है कि वो आपके साथ है? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जब गठबंधन में हम लोग शरीक हुए थे, उस समय हम लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते थे और वैचारिक रूप से भी हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं थे, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन हम लोगों ने, चूँकि हम लोग उस गठबंधन में जब शरीक हुए, तो हम लोगों ने भी इस बात को समझा और उन्होंने भी इस बात को समझा कि ये गठबंधन जब भी मजबूत रह सकता है जब हम सब लोग मिलजुल कर अपने उन जो हमारे पुराने जो अनुभव हैं या जो हमारा सोच है उससे अलग हटकर हम लोग जब काम करेंगे तो ये गठबंधन मजबूत हो पाएगा। इत्तेफाक की बात हुई कि जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें वो वांछित परिणाम हम लोगों को नहीं मिल पाए। इसने हमारे पूरी तीनों गठबंधन के तीनों दलों को फिर से एक बार सारे मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर किया, और उसमें हम लोगों ने अपनी उन गलतियों को भी आइडेंटिफाई किया जिनके कारण ये हुआ था। और उसमें एक बात वो भी थी जो अभी आपने की कि हमारे तीनों गठबंधन के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों में उतना सामंजस्य उस लोकसभा के इलेक्शन में नहीं था। हमारे नेताओं ने इस बात को भी समझा, तो आदरणीय अजीत पवार, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, इन सब लोगों ने मिलकर एक रणनीति बनाई। और वो रणनीति इस प्रकार की थी जिसमें कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद पैदा हो सके। और ये काम हम लोगों ने पिछले 6 महीने में बहुत नीचे तक किया है। यही कारण है कि अभी आप देखिए जो चुनाव का प्रचार हो रहा है, उस प्रचार में तीनों दलों के नेता बगैर ये सोचे कि वो प्रत्याशी किस पार्टी का है, वो ये देखते हैं कि महायुति का प्रत्याशी है तो सब लोग निकल पड़ते हैं। सारे मैं कल 2-3 प्रचार में मैं खुद भी गया था, वहाँ भी मैंने इस बात को महसूस किया कि उनके हाथ में झंडा ज़रूर बीजेपी का था, किसी के हाथ में शिवसेना का झंडा था, लेकिन काम वो एनसीपी के प्रत्याशी के लिए कर रहे थे। देखिए, लोकसभा इलेक्शन में भी देखा गया कि वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, आपके वोट ना बीजेपी को ट्रांसफ़र हो पाए, बीजेपी के वोट आपको ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। तो अब अभी जो क्या, किस तरह से, खासतौर से माइनॉरिटी वोट्स को क्या आप बीजेपी तक पहुंचा पाएंगे या माइनॉरिटी वोट्स को आप अपने पास रख पाएंगे? देखिए कि जो माइनॉरिटी, पहले तो महाराष्ट्र को आप लोग तो जानते हैं, महाराष्ट्र को आप अच्छे ढंग से जानते हैं। महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो मूलतः सेकुलर वोटर है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जाति प्रथा के खिलाफ अगर कोई आंदोलन चले तो वो महाराष्ट्र की ज़मीन पे ही चले। तो यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर एक वैसा नहीं है जैसा कि हिंदुस्तान के किसी 1-2 और दूसरे राज्यों में है।
तो यहाँ का जो मतदाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, वो प्रायः अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सोचता है। धर्म और जाति पे उसका विवाद कम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपने इन प्रयासों से, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 6 महीने से हम लोगों ने अपनी इस कमी को दूर करने के लिए भी पूरा काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वोट भी बीजेपी के और शिवसेना के प्रत्याशियों को मिल पाएंगे और उनके भी जो मतदाता हैं वो भी हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे। इसका हम लोगों को पूरा विश्वास भी है। और जो हमारी अभी ग्रुप मीटिंग्स हो रही हैं, जो हमारी छोटे छोटे रूम मीटिंग हो रही हैं, उनमें भी हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पे अब नीचे के कार्यकर्ताओं में भी सारे लोगों के बीच में एक ये सहमति है कि ये मौका देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक बहुत अच्छा अवसर हमारे हाथ में आया है। और इसको हम आपसी नाराज़गी से अगर हम इसको लेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। तो मतदाता भी, हमारे कार्यकर्ता भी समझदार हैं, तीनों पार्टियों के पॉलिटिकल लोग हैं वो। तो मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों में एक साथ काम करने का एक जज्बा पैदा हुआ है। अब बहुत कुछ चीज़ें तो जनता के हाथ में, आप जानते हैं। हमारी तरफ से प्रयास पूरा है और मुझे लगता है कि इस प्रयास में हम लोगों को सफलता भी हासिल होगी। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन ये एक ख़ास बात ये रह गई कि लोकसभा इलेक्शन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या उम्मीद लगती है, क्या लगता है कि एनसीपी अजीतपुर जो है कितनी सीटें ला सकता है, और ये सरकार अगर इत्तेफाक से बनती है तो कितना होल्ड रहेगा उनका? देखिए कि सीटों के नंबर की बात तो हम तो ये चाहते हैं हमारे जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं सभी जीतें, क्योंकि खड़े ही उनको इसलिए हमने किया है कि वो जीत सकते हैं और उनको जीतना चाहिए। तो अभी तत्काल इस बात में ये कहना कि कितनी सीटें हम लोग जीतेंगे, तो इस पर किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना तो शायद ठीक नहीं होगा। जहाँ तक बात अजीत पवार की है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन में, तो मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन में हम लोगों को भरपूर महत्व हमारे गठबंधन साथियों के द्वारा दिया जाता है। उसमें कभी कोई कमी उनकी तरफ से नहीं की गई है। और हम लोग, जो हमारे नेता वहाँ जो सुझाव देते हैं या जो उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत गंभीरता से विचार मंथन होता है। मैं आपको एनडीए की खूबी बताऊं, एनडीए में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जब गठबंधन के साथी बैठते हैं तो वहाँ कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। वहाँ अपनी अपनी बात कहने की भरपूर छूट होती है। निश्चित रूप से वहाँ पे तो देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश के गृह मंत्री बैठते हैं, तो उनसे ज़्यादा बड़ा तो और शक्तिशाली कोई व्यक्ति अभी देश में नहीं है। पर वहाँ पर भी खुल के बात होती है और वो लोग भी गंभीरता से सुनते हैं, वो लोग भी विचार विमर्श करते हैं। और सारे जो ये पॉलिटिकल लोग हैं गठबंधन के, सब समझदार लोग हैं। वो इस बात को जानते हैं कि हम सब लोग एक नाव के सवार हैं और किसी की भी गलती से इस नाव को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वहाँ कोई ईगो नहीं है, वहाँ कोई जिद नहीं है। तो लेकिन अगर आप हो क्या रहा है कि सारे लोग INDIA के गठबंधन से एनडीए को तोल रहे हैं। INDIA में जैसे जिद कर ली उन्होंने, कोई भी अपने आप को छोटा और बड़ा मानने को तैयार नहीं था। सबों ने 85 सीटें ले ली। हम लोगों ने पहले दिन से ये कहा कि हमारी जो मेजर पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, उनको ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। इसको हम लोगों ने भी स्वीकार किया था और इसको आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने भी स्वीकार किया था। तो ये फ़र्क है, तो ये फ़र्क ही हमारी अपनी ताकत है। अभी अजीत पवार साहब की सीट को लेकर के जो यहाँ पे काठियावाड़ी, वो बारामती से उन्होंने लड़ रहे हैं, वो उन सीट को लेकर के बहुत इमोशनल एक एटमॉस्फेयर जो है, एम्बियंस वहाँ पे पैदा हो रहा है कि अजीत पवार साहब, क्या लगता है कि जो इस पार्टी के बंटवारे से कहीं परिवार ही बट रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को अफसोस होता है? देखिए, इस मामले में आदरणीय अजीत पवार साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि बारामती में लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा करके गलती की थी। और मैं सोचता हूँ ये अजीत दादा पवार के व्यक्तित्व का ही ये परिणाम है कि उन्होंने अपनी इस गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। प्रायः राजनेता काम करने के बाद स्वीकार नहीं करते। ये अजीत दादा की खूबी है कि वो बहुत ही पारदर्शी हैं, इमोशनल हैं और अपनी बात के वो बड़े पक्के व्यक्ति हैं। मतलब उनका वायदा और उनका संकल्प, ये दोनों बिल्कुल पक्के रहते हैं, वो इसमें पीछे नहीं हटते।
आपकी राजनीति में देखिए एक गलती का जवाब गलती से ही दिया जा सकता है भाई। अब वो उन्होंने एक गलती की, अब ये गलती ये भी कर रहा है, तो क्या इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, तो इस बारे में अजीत दादा ने भी कहा और हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि जब अजीत दादा ने सार्वजनिक रूप से अपनी इस गलती को स्वीकार कर लिया था तो हम लोगों का ये विश्वास था कि दूसरे पक्ष में इतनी समझदारी है कि वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, लेकिन हमारा ये विश्वास टूट गया। और शरद पवार साहब का डिसीजन था पार्टी में अपने पोते को लाने का, तो क्या वो भी गलत था? तो मैं तो नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जब अजीत दादा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था सार्वजनिक रूप से कि परिवार में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये संदेश उन लोगों के लिए भी था जो आगे का फैसला लेने वाले थे। मतलब शरद पवार साहब, जो भी लोग हैं इस पे जुड़े हुए, आपको तो पता होगा तो जिन लोगों ने ये फैसला लिया उनके खिलाफ उनके सगे भतीजे को चुनाव लड़वाने का, तो मैं सोचता हूँ उनको इस पर विचार करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। अब ये बात हो गई कि अगर हमने भी गलती की है तो हम दूसरा पक्ष भी कहे कि हम गलती करेंगे, तो इससे कोई चीज़ हासिल तो नहीं होगी। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बारामती के जो मतदाता हैं उन्होंने एक अपील आदरणीय शरद पवार जी की मानी थी लोकसभा के लिए। अब ये मौका है वहाँ की जनता को दूसरी जो अपील है वो अब अजीत दादा पवार की है उसको मानने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि बारामती की जनता बहुत ही समझदार है और बारामती के मतदाता ने आदरणीय शरद पवार जी को भी और आदरणीय अजीत दादा पवार को भी बहुत करीब से देखा है, तो वो लोग जानते हैं इस बात को कि इस मौके पे उनको किसको वोट देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मौका है इस बार वो अजीत दादा पवार को वोट देने का है, वहाँ की जनता का, और वहाँ की जनता उनके ऊपर भरपूर अपना आशीर्वाद देगी। क्योंकि जब अजीत दादा के मन में ये विचार आया था कि मेरे से गलती हुई है, तब उन्होंने इस बात को भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं बारामती से अगर लोग नहीं चाहते तो मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस अपील के ऊपर बहुत लोगों ने उनको टेलीफोन किए, बहुत लोग आके उनसे मिले और सबों ने बोला कि दादा यहाँ पर हमने लोकसभा के लिए आदरणीय हमने शरद पवार जी की अपील को स्वीकार किया है, आप बारामती से चुनाव लड़िए, हम लोग वहाँ से अब आपको चुनाव जिता के भेजेंगे क्योंकि अब विधानसभा का मौका आपका है। इसके बाद ही आदरणीय अजीत दादा पवार ने ये फैसला लिया कि वो बारामती से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि वहाँ की जनता उनको कभी निराश नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के विकास के लिए जितना किया है उसको लोग वहाँ पे जानते हैं। हाँ देखिए, अब ये तो जनता को और वोटर्स को तय करना है कि वो किस खेमे की तरफ जाना चाहता है, शरद पवार या अजीत पवार साहब की तरफ। लेकिन हाँ, एक इमोशनल कार्ड ज़रूर अजीत पवार ने खेलने की कोशिश की है इस चुनाव में, और ये कहा कि बड़ों सीनियर्स लीडर्स पे आरोप लगाया, इल्ज़ाम भी लगाया कि ख़ानदान में या परिवार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। खैर, इसका फ़ायदा जनता करेगी, वोटर्स करेंगे। मैं साहिद खान, मुंसिफ टीवी, मुंबई।